सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। इसके पहले हमने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर करा चुका है, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब स्ट्रेट लाइन और प्लेन ये इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं स्ट्रेट लाइन और प्लेन से मिला के। तो और ये काफ़ी आसान भी है। जितने आपने टॉपिक जो पीछे वाले सब पढ़े हैं उसमें से काफ़ी आसान आपको ये लगेगा टॉपिक। तो इसके लिए हमने क्या करें हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने नोट डाउन कर रखे हैं, ताकि अगर ये सारे आप क्वेश्चन को ठीक से समझ लिए और बना लिए तो शायद आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा फिर बनाने में। आप अच्छी स्थिति में रहोगे, बनाने में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे आप। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगते हैं बनाने में या फिर थोड़ा समझ में नहीं आता है, वो सारे क्वेश्चन को निकाल के रखे हैं। वैसे इसके अलावा और भी कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। वैसे इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आप सारे क्वेश्चन बना लोगे प्रीवियस ईयर का। आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं। एक साल पूछा है तो अगले साल कुछ उसी के टाइप से सिमिलर रहेगा क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। सॉरी। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आप लोग को तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक कुछ जान लेंगे ताकि आपको आसानी हो बनाने में। तो सबसे पहले तो ये कि आप एक 2D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हो कि जैसे ax + by + c = 0, वो 2D में होता है। लेकिन हमें 3D में बात करना है। मतलब 3D में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी x, y और z तीनों में होता है। तो उसका देखेंगे। तो उससे पहले होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो पहला पॉइंट चाहिए जो कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। जैसे मान लेते हैं x1, x2 और x3, ये कोई पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे। और मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बताता है कि स्ट्रेट लाइन इधर जा रहा है। तो ये मान लेते हैं a, b, c है। ठीक। तो अब हम इसके इक्वेशन लिख पाएंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगा कि x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का। तो जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन मिले तो आप समझ जाना कि नीचे में जो रहता है ये सारे डायरेक्शन है। और x1 अच्छा यहाँ पे सॉरी हम x1, x2, x3 में रखे थे, तो हमें यहाँ पे भी उसी तरह से रखना पड़ेगा। या फिर इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं x1, इसको कर लेते हैं y1, इसको कर लेते हैं z1। ये समझ गए आप लोग, क्योंकि हम इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से लिखा हो रहा था बुक में। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट हमने माने थे, ये पॉइंट क्या हो गया, x, y, z हो गया। सब में x1, y1, z1। तो ये पॉइंट लाई करता है इस स्ट्रेट लाइन पे और ये हमारा डायरेक्शन होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इससे आप अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है तो उसको इस फॉर्म में करके आप इसे a, b, c यानी इसका डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, तो वो कैसे होता है। तो वो कुछ और नहीं होता है, बस ये होता है कि मान लीजिए कि आपका स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक। स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन ये दे रखा है और बोलेगा कि कोई पॉइंट मानना है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन था, इस पर कोई एक ऐसा पॉइंट मानना है। मान लो कि हमें p का कोऑर्डिनेट बताना है। तो p का कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, स्ट्रेट लाइन हमको दे रखा है और p का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसके लिए बस क्या करना है कि इसके t मान लेना है इस पर। तो ऐसे करेंगे x - x1 बटा ये बराबर y - y1 बटा b बराबर z - z1 बटा c = t रख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि x, y और z का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वही कोऑर्डिनेट इसका कहलाएगा, यानी p का कोऑर्डिनेट। एक रेंडम कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन पे कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं t के फॉर्म में। तो ये हो जाता है कितना, x = ये, इसको आप ऐसे समझो कि x - x1 बटा a = t, यहाँ भी होगा। y - y1 बटा b = t, यहाँ पे भी होगा। z - z1 बटा
सी इक्वल्स टू टी, यहाँ पे भी होगा। अब देखो कोऑर्डिनेट निकाल लो, एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया ए टी प्लस एक्स वन, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू बी टी प्लस वाई वन, यहाँ पे जेड इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा सी टी प्लस जेड वन, ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट हमारा पी का कितना निकल गया, ए टी प्लस एक्स वन, ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये हो गया, कॉमा बी टी प्लस वाई वन, कॉमा सी टी प्लस जेड वन, ये हो गया हमारा पी का कोऑर्डिनेट। तो रैंडम कोई भी स्ट्रेट लाइन पे आप कोई कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो टी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट उसका हो गया। वैसे आप क्वेश्चन बनाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे ये अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो बस क्या क्या चल रहा है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप रिलेट करोगे कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा था। तो ये देख लिए कि स्ट्रेट लाइन के लिए जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो आपको दो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक उसका डायरेक्शन चाहिए, फिर आप उसका लिख दोगे, इक्वेशन लिख दोगे। फिर कुछ प्लेन का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्लेन्स का, या फिर इस स्ट्रेट लाइन का कुछ और देख लेते हैं प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक इधर से है एक ऐसे है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है, इसका अगर दोनों परपेंडिकुलर, ये L1 है ये L2 है, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, मान लो इसका डायरेक्शन कुछ है A1 A2 A3, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है इसका कुछ और मान लो, बी से मान लो B1 B2 B3। तो अगर इस ये दोनों आप परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों का डॉट जो होगा, यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन का डॉट लेंगे दोनों का, अगर हम बोले तो इसका बोल सकते हो ए वेक्टर, इसको बोल सकते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो इक्वल्स टू जीरो आएगा, कब, जब परपेंडिकुलर होगा तब। जैसे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस क्या हो गया फिर A3 डॉट B3 इक्वल्स टू जीरो, ये इसका होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये सब आप पहले भी बेसिक में पढ़े होंगे, यानी 11th-12th में। वैसे ये बताने का था नहीं, लेकिन हम सोचे थोड़ा बताते चलते हैं। अब मीन आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे आपको तो आप बेहतर समझोगे। ये पेज हटा लेते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं और हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होते चलेगा। तो वैसे ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ कुछ थ्योरी हम बताते चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब बताएंगे तो क्वेश्चन से आप रिलेट कर पाओगे कि किस तरह से चीज़ें चल रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सो डैट द लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, इस क्वेश्चन को और होना चाहिए था, क्योंकि इसमें L1 तो लिखे हैं L2 नहीं लिखे हैं। तो L2 के लिए हम एक मिनट क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन को भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें फिर प्रीवियस ईयर में जाके ये क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा कि L2 का पॉइंट क्या था। वैसे इसके हम बता देते हैं इसको कैसे अप्रोच करना होता है। जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन है कि दो गो लाइन दे देगा, मान लो लाइन दे दिया L1 और दूसरा लाइन दे देगा आपको L2, और बोलेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट कि नहीं कर रहा है, ये सब आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम डील करते हैं उसके लिए कुछ पहले देख लेते हैं। मान लो स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है हमारा, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला लाइन का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 1 + 40 y इक्वल्स टू 5 - 40 z इक्वल्स टू -1 + 5t। ये हो गया L1 का, और ये हो गया हमारा L2 का भी लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 + 80 y इक्वल्स टू 4 - 3t z इक्वल्स टू 5 + t। ये हो गया हमारा L1 L2। अब इसमें से यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो ऊपर में आप क्वेश्चन देखे हैं, यही क्वेश्चन है, बस इसमें ये मिसिंग था, इसके लिए हम इसका लाइन का क्वेश्चन ले लिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका मेथड तो सेम ही रहेगा। तो देखो क्या इसमें पूछा था
कि पहले तो कहा था कि मतलब दिखाएं कि L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये बोला था कि उसे फाइंड करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या होगा। तो दो चीज़ निकालना पहले करना था, पहले तो दिखाना था कि देखो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है मतलब कि दोनों लाइन तो कहीं न कहीं कट करा ही होगा। तो देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको आए तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप इसको लिख लें, ठीक है, या फिर इसी को जैसे इसमें देखो टी के फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लो कि इसको हमें मतलब इक्वेशन बनाना है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, x-1 बटा क्या कर देंगे 4 को इधर ले आएंगे तो बटा 4 हो जाएगा इक्वल्स टू टी हो जाएगा। फिर बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई इसको 5 है तो इसको उधर भेज देंगे -4 बटा टी हो गया, कॉमा जेड +1 बटा 5 इक्वल्स टू टी हो गया। ये समझ में आया आप लोग को ये किस तरह से इसको किए हैं। ये बस इसको मेन फॉर्म में ला दिए, यानी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन के फॉर्म में ला दिए, इस तरह से आ गया ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x- क्योंकि सब में इक्वल्स टू टी है तो सबको इक्वल कर सकते हैं, बटा 4 5 बाई -5 बटा 4 इक्वल्स टू जेड +1 बटा 5 इक्वल्स टू टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये हम आपको भी सिखा रहे हैं कि अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है पैरामीट्रिक में तो उसको हम चेंज करके ला सकते हैं मेन इक्वेशन में। तो ये मेन इक्वेशन हो गया इस तरह से। तो अब देखो कि वैसे इसमें पैरामीट्रिक में ही ज़रूरत है, लेकिन इसको बता दे रहे हैं कि अगर दो को इक्वेशन रहता है उसको कैसे दिखाना होता है या फिर कैसे शो करेंगे हम कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो मान लो कि अभी इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी मेन इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो इसको भी मेन इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे आएगा, x-2 बटा 8 और बराबर हो गया, अब इसको तो समझ गए होंगे आप कैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं, बटा 4 -3 इक्वल्स टू जेड -5 बटा 1 इक्वल्स टू टी। ये भी देखो दोनों टी में दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर से टी में दोनों दोगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व करने में, इसलिए क्या करो कि एक को T1 रखो एक को T2 रख दो। तो इसको नाम इसका T2 रख देते हैं, T1 इसका T2 नाम रख देते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों अलग अलग होगा और आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। तो अब देखो क्या करना होता है कि मान लो इसका T1 इसका T2 है, लेकिन अब बोल रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मान लो ये L1 था, ये लाइन L2 था, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट पे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मानने के लिए हम बोले थे कि लाइन पे कहीं का भी कोऑर्डिनेट मानने के लिए आप T1 से मान सकते हैं, तो इक्वल्स टू T1 रख दिए थे। तो T1 तक के यहाँ का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। उसी तरह से मान लेते हैं कि T2 का जो कोऑर्डिनेट है किसी लाइन पे वो भी T2 के रेफरेंस में मान लेते हैं, तो उसका भी एक कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्योंकि फिर बोल रहा है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट दोनों का आपस में क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो हमें इतना ये जो हम चेंज किए ये सब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम आपको सिखाएं अभी कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन को लाना मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना होगा तो इस तरह से आप लाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर बनाना होगा, जैसे ये क्वेश्चन हमें बनाना है, तो इस क्वेश्चन को बनाना कितना आसान होगा कि बस ये जो हमें दिया हुआ था इसको दोनों को एज इट इज़ रखना है। बस सिर्फ दोनों में टी है तो एक को T1 एक को T2 रख लेते हैं। तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। ये सब हम आपको बेसिक बता दिए कि इसको इस तरह से चेंज कर करके लिखना होता है, तो ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि कितना लोगों के समझ में ही नहीं आता है कि आखिर में मतलब इससे जैसे डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है, इससे हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, ऐसे तो नहीं निकाल पाते। तो इस फॉर्मेट में बना के निकाल लेते। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है ना, ये इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, 4 4 और 5, ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि मतलब आना चाहिए था आपको। तो इस क्वेश्चन पे अगर आए हम तो इस क्वेश्चन को देखो ऐसे बनाएंगे। L1 का हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, x = 1 + 4। अब देखो यहाँ पर जब सॉल्यूशन में लिखोगे आप तो यहाँ पर से t है, लेकिन इसको T1 में, क्योंकि दोनों का अलग अलग लेके चलना है, इसका T1 रखना है तो इसका T2 रखना है। तो T1 वो हो गया। उसके बाद फिर y = कितना हो गया, y = हो गया 5 - 4 T1
और कॉमा जेड इक्वल्स टू कितना हो गया -1 + 5t1। ठीक, अब देखो L2 में क्या है, x इक्वल्स टू 2 + 8t2 रखोगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 - 3t2 और z इक्वल्स टू 5 + t2। t1 t2 इसलिए लिए क्योंकि दोनों अलग अलग लाइन है, तो दोनों t रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे किसका क्या था। तो अब देखो अब क्या कह रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। मान लो ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो L1 का कोऑर्डिनेट L2 में सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। तो अब देखो कि सेटिस्फाई करेगा तो x का कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, तो वही कर लेते हैं कि 1 + 4t1 ये कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए, क्योंकि x दोनों का बराबर होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो बराबर करने के लिए 2 + 8t2 ये हो गया। फिर y का भी बराबर होना चाहिए, तो 5 - 4t1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 - 3t2। इधर जगह नहीं है तो इधर यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसी तरह z का भी इक्वल होगा, जैसे -1 + 5t1 इक्वल्स टू 5 + t2। तो अब देखो कि इस इक्वेशन को हम इधर थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे। आई होप दिख रहा होगा सब कुछ आपको। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि t1 t2 का एक इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लेंगे। जैसे यहाँ पर से क्या करेंगे कि 2 को सबको एक तरफ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये सबको एक तरफ ले आएंगे तो 4t1 और इसको भी ले आएंगे तो -8t2 और ये कितना हो जाएगा, इधर आने के बाद -1 इक्वल्स टू 0 ये बन गया। उसी तरह से इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सबको एक तरफ लेके चले जाओ आप, यानी इसको हम उस तरफ ही लेके चल जाते हैं या फिर एक ही तरफ रखते हैं, तो कितना हो जाएगा -4t1 इसको भी ले आएँ तो +3t2 और इसको भी ले आएंगे तो माइनस के साथ आएगा, तो यानी +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना, और ये इक्वेशन मान लो ये भी इक्वेशन बनेगा तो ये इक्वेशन 3 बनेगा। तो अब देखो दो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं t1 t2 का वैल्यू। तो t1 t2 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 4t1 - 8t2 -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। फिर एक क्या है -4t1 + 3t2 + 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दो आप, और इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इससे अब देखो हमें t1 t2 का वैल्यू निकाल लेंगे। हालांकि आपको इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये इसलिए बड़ा लग रहा होगा क्योंकि हम दूसरे वाला लाइन का इक्वेशन ले लिए, लेकिन जो मेन क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो थोड़ा सिंपल वाला इक्वेशन आपको देगा। तो देखो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, वही कट करा दो आप या फिर एलिमिनेट कर दो इसे। जैसे कि क्या कर सकते हो, t1 यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी t1 में 1 है, तो देखो यहाँ पर से इसको क्या करें, इनकी सिंपली से ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा और t2 में इधर जुड़ जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा -5t2 और ये भी जुड़ेगा तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 + इक्वल्स टू 0, यानी t2 का कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो t2 जब 0 निकल के आएगा तो उसी तरह से आप t1 निकाल लोगे, और t1 निकालने के बाद फिर t1 t2 को इक्वेशन 3 जो हमारा आएगा, इक्वेशन 3 एक आएगा ना, ये वाला इक्वेशन, उस 3 इक्वेशन में पुट करके देखोगे और अगर सेटिस्फाई करेगा तो समझ लो कि हाँ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बस शो हो गया वहीं से। और कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो आपको t2 का वैल्यू जो मेन हमारा इक्वेशन था उसमें पुट करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट उसका, और साथ में उसको शो भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो कि हाँ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे ये क्वेश्चन को प्रॉपर हम बनाएंगे, मेन जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बना के रखे हैं,
क्वेश्चन पेपर कहाँ गया हमारा। बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे तो लास्ट में कर लेंगे। वैसे इसका अप्रोच बता दिए क्योंकि इसका मिसिंग था तो इसलिए इसे रहने दिए, लेकिन आप समझ गए होंगे आई होप। और पूरी तरह से अगर सॉल्व हम करेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। यही करीब अभी 20 मिनट के आसपास वीडियो बन चुका है, तो हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट में जल्दी से बताते चलें, इसलिए कुछ जो हम अप्रोच बता दे रहे हैं समझ गए होंगे आप लोग। बस उसी तरह से आपको प्रोसीड करना है और बाकी बनाने का रहा तो आप कमेंट में बताना, तो हम थोड़ा सा और चाहेंगे कि इसे बताएं, लेकिन हम जितना बता देते हैं उतना काफ़ी है शायद। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस जैसा बता दिए वही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। देखो स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लो ये होता है हमारा x, ये होता है y, ये होता है हमारा z। तो स्क्यू लाइंस क्या होता है, स्क्यू लाइंस ना तो पैरेलल होता है ना तो इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे एक लाइन अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, और रेड पेन से लिखते हैं ताकि ये एक लाइन इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक लाइन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। फिगर नहीं ठीक से भले आ पा रहा होगा, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये डायमेंशन इतना दूरी है, ये डायरेक्शन इधर चल रहा है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो स्क्यू लाइंस क्या होता है, पैरेलल ना हो, जैसे ये दोनों पैरेलल हो गया या फिर ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया, मतलब ये दोनों ना हो, उसे कहते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के लिए बस ना तो पैरेलल ना इंटरसेक्ट करे, ये स्क्यू लाइंस होता है। तो अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, यानी ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस निकालना है स्क्यू लाइंस का। बाहर में कुछ लगता है बेचने वाला आया है, जिसके कारण से काफ़ी हल्ला मचा रखा है, लेकिन आप लोग इस पर फोकस करो फ़िलहाल। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है स्क्यू लाइंस के लिए, पहले हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। अब आपको लाइन से ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने में शायद ज़्यादा समय ना लगे, आसानी होगा। जैसे देखो L1 है, इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x माइनस x1/4, इसको इधर कर दिए, इसको बटा में कर दिए, बस बराबर। फिर इसको क्या कर दिए बाई, और इसको -5/-4 इक्वल्स टू z + 1/5 बराबर t। इसे कन्वर्ट करना आप आ गया, क्योंकि इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चाहिए वो चाहिए। पहले इसे पूरा को खोल लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको, फिर L2 के लिए बताते हैं। L2 के लिए भी देखो क्या करेंगे, सेम है, इसे 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x - 2/8 बराबर। फिर यहाँ पे कितना y - 4/-3 सही है। फिर यहाँ पर कितना हो गया, z - 5/1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी t था, मान लो कुछ t2 था, पर इसमें t1 t2 का कोई ज़रूरत नहीं है। मेन था हमें इसमें क्या क्या निकालना था, कि पॉइंट हमें निकालना था और इसका डायरेक्शन निकालना था। तो एक फार्मूला यहाँ पे देख लो, एक फार्मूला कि डिस्टेंस अगर निकालना होता है ना स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस, जैसे पूछा था हमारा स्क्यू लाइंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2, ये होता है। मान लो d डिस्टेंस था तो इसका एक फार्मूला ये होता है, जहाँ पर a2 a1 क्या है, ये पॉइंट है। तो देखो इस लाइन में अब हम निकालते हैं, पेज हम दूसरा ले लेते हैं। अब देखो ये जो लाइन था हमारा, इसमें आपको बताए थे कि ये जो पॉइंट होता है
यही तो पॉइंट हमारा होता है। तो पॉइंट हमारा क्या निकल गया, यानी A1 कितना निकल गया, -1, -1 नहीं निकलेगा, सॉरी 1 निकलेगा केवल, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो कैसे होता है, x माइनस x1 बटा a होता है, y1 बटा b होता है। तो ये सिर्फ कितना निकलेगा, यहाँ पर से A1 इक्वल्स टू 1 निकलेगा, 5 निकलेगा और -1 निकलेगा। A2 बराबर क्या निकलेगा, A2 बराबर निकल जाएगा यहाँ पर से 2 निकलेगा, 4 निकलेगा और 5 निकलेगा। ये A2 निकल गया। और डायरेक्शन क्या होता है, नीचे वाला डायरेक्शन होता है। तो B1 कितना हो गया, 4 -4 और 5 हो गया। B2 कितना हो गया, ये हो गया 8 -3 1 हो गया। तो ये 8 -3 1 हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो और पुट करके बना दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि A2, इसमें से इसको घटा देना है, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 2 - 1 कितना हो गया 1, 4 - 5 -1 और 5 -1 + 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से -1 गया 1, 4 में से -5 -1, 5 में से -1, हाँ, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो A2 - A1 ये निकल के आ गया। अब देखो B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, B1 क्रॉस B2 के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप गुना नहीं कर सकते आसानी से, इसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जैसे ऊपर में क्या लिखा जाता है, I, J और K। और अब देखो कि B1 कितना है, B1 है 4 -4 और 5, B2 कितना है 8 -3 और 1, ये लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही होगा, I कैप, तो ये पूरा छोड़ना है और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। कितना हो गया ये -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15, माइनस माइनस हो गया ये 15, फिर प्लस जे कैप के लिए फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, प्लस के कैप, फिर के कैप से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस तो बीच में ही रहता है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो 8 पर 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, तो ये 32 हो गया। तो अब देखो सबको सॉल्व करने पर कितना निकल के आता है, ये अगर इसमें से घटा देते हैं तो ये 11 हो गया I कैप, और ये 40 था तो इसमें से भी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -36 J कैप, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, अगर घट जाता है तो 2 0 और 1 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये प्लस के कैप। तो अब देखो कि B1 क्रॉस B2 कितना निकल के आया, B1 क्रॉस B2 निकल के आ गया हमारा 11 I कैप -36 J कैप प्लस 20 के कैप। और इसका मॉड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा B1 क्रॉस B2, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो आपको मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड लेने में इसका क्या अंडर रूट कर दोगे 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर। और ये जब स्क्वायर करोगे आप तो स्क्वायर करने के बाद जितना आता है वो उसका हो गया A क्रॉस B हो गया। तो अब देखो कि जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था, A2 - A1 तो निकाल रखे हैं, B1 क्रॉस B2 निकाल रखे हैं। B1 क्रॉस B2 कितना है, ये यहाँ पे मोड में ला रखना। तो B1 क्रॉस B2 इसका जो वैल्यू हमारा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11 -36 और 20, इसको भी लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर आप दोनों को जो जब सॉल्व करोगे, जैसे -1 कॉमा था -1 और 6, ये किसका था A2 - A1 का था, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा
लो, लाइट तो चली गई है पर वीडियो भी चालू है। शायद थोड़ा सा लाइट कम पड़े, लेकिन ठीक है, समझ जाना आप लोग। फिर देखो b1 क्रॉस b2 कितना हो गया, 11 माइनस 36 और 20 बटा नीचे में जो आया अंडर रूट करके वो अंडर रूट में लिख दोगे, वही हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरह से करके इसको बनाना था। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। वैसे अगर थोड़ा सा आसान लग रहा हो तो इसे आप 2x पे करके देख सकते हो, या फिर ठीक लग रहा है अगर तो नॉर्मल देख सकते हो। वैसे हम चाह रहे हैं जितना कैलकुलेशन से बचे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया था, ये हमारा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बता चुके, ये बता दिए। अब ये देख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट इतना कंटेनिंग द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतना एंड इतना। देखो इसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं प्लेन का। प्लेन के बारे में कुछ आपको नहीं बताएं, प्लेन के बारे में कुछ आप जान लो। प्लेन के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ये x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लेन का। ठीक, मान लो कि जिसमें से मान लो ये प्लेन है, तो ये जो हमारा पॉइंट, ये डायरेक्शन जो होता है इसका हमेशा नॉर्मल होता है। यानी प्लेन के में डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, उसके ऊपर होता है। जैसे ये हमारा पेज हमारा प्लेन है, तो इसमें डायरेक्शन पूछेंगे तो डायरेक्शन ये पेन होगा, हमारा पेन जो ऊपर जा रहा है। तो और ये डायरेक्शन क्या होता है, यही ए बी और सी होता है। तो देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन मल्टीप्लाई होता है, और ये डी जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो आपको किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए, प्लेन के इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। पहला तो एक चाहिए डायरेक्शन जो कि नॉर्मल हो, यानी कि ऊपर हो और प्लेन के ऊपर हो, उसी को डायरेक्शन बोलते हैं प्लेन में। तो उसके लिए एक डायरेक्शन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। प्लेन में एक वैसा पॉइंट चाहिए जो कि लाई कर रहा हो, तो आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन का। और एक इक्वेशन वैसे भी बना सकते हो प्लेन का। मान लो कि पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट गिवन है कि पॉइंट P जो है वो x, y और z, मतलब x1, y1 और z1, ये पॉइंट आपको गिवन है। और डायरेक्शन गिवन है आपको कितना, A, B और C, ये डायरेक्शन आपको गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। तो आपको इक्वेशन निकालना है प्लेन का। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको इक्वेशन निकालना ऐसे है कि a x माइनस x1, ये x1 क्या होगा, यही पॉइंट होगा जो कि प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। तो ये x1 प्लस b बाई माइनस y1 प्लस c, और ये हो गया हमारा z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। इसमें आपको देखो d जो यहाँ पर था, ये d को गायब हो गया, कांस्टेंट था वो गायब हो गया। तो और वो d गायब नहीं हुआ, दरअसल जब इसको सॉल्व करोगे तो उसी से एक d बन के आ जाएगा, वही d कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मतलब जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा इस तरह से आपको निकालने में। और तो प्लेन का आप देख लिए, मेन इक्वेशन देख लिया उसका, और कुछ थोड़ा बेसिक बातें था वो देख लिया। अब आप क्वेश्चन बनाओ तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तो जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बनाना था, इसका सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो इसमें निकालना था क्या क्वेश्चन, एक बार फिर से आप देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है जो कि पास कर रहा है कितना से, -1, 4 और 2 से, और कंटेन द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन, और दो जो प्लेन है वो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है। यानी कि आप फिगर से समझो क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि पहले तो कि एक पॉइंट है जो कि प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। मान लो ये पॉइंट कितना है, -1, 4 और 2, ठीक।
और कह रहा है कि दो और प्लेन हैं, मान लो दो और प्लेन है जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उसी प्लेन के अंदर, और इस प्लेन का हमें इक्वेशन बताना है। इस प्लेन का हमें इक्वेशन बताना है, जबकि ये प्लेन के बारे में हमें पता है। ये प्लेन कितना दे रखा है, ये प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 4x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन दे रखा है। अब हमें इसका इक्वेशन पूछा है तो वो कैसे बनाना है। तो देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स में, ये होता है कि अगर दो प्लेन अंदर में हो तो थर्ड प्लेन का इक्वेशन आप लिख सकते हो। वो कैसे, p प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ p2। ये क्या है, p1 प्लेन है और p2 भी प्लेन है। मान लो ये p1 प्लेन, ये p2 प्लेन है। तो ये जो हमारा इक्वेशन निकला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मान लो ये बड़ा वाला प्लेन है, तो इक्वेशन ऑफ बड़ा वाला प्लेन का ये हो गया हमारा, ये बड़ा वाला इक्वेशन का प्लेन हो गया हमारा, उसका इक्वेशन हो गया। तो देखो अब आसानी से आप लिख सकते हो, p1 का इक्वेशन कितना लिखा हुआ है 4x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 प्लस लेमडा टाइम्स p2 का इक्वेशन कितना है 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 और इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पर से इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। ये देखो ये इक्वेशन लिख दिए हम, किसका, बड़ा वाला इक्वेशन लिख दिए, क्योंकि दो इक्वेशन इसके अंदर ही था इसीलिए। तो अब देखो कि हमें लेमडा का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो इस इक्वेशन का हमें प्लेन पता चल जाएगा, क्योंकि इसी का तो प्लेन लिख दिए हैं, यही तो है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखोगे कि इस तरह का अगर दो अंदर में रहेगा तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो अब देखो ये बड़ा वाला इक्वेशन का प्लेन यही है, तो और कह रहा है कि ये प्लेन पास कर रहा है -1 2 और -1 4 और 2 से, तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखोगे, यहाँ पे हम बनाते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1 4 और 2, सो नाउ क्या हो जाएगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ प्लेन 4x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो। तो ये x का कोऑर्डिनेट है, y का है, ये z का है कोऑर्डिनेट, ठीक। तो वहाँ पे आप पुट कर दो, तो ये कितना हो गया -4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 है तो -4 हो गया, और z 2 है तो +2 हो गया, -2 और प्लस लेमडा, यहाँ पर भी कितना हो गया 2 -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 दोगे तो +4 और माइनस जेड के लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करके लेमडा का वैल्यू निकाल लोगे, और लेमडा का वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में लेमडा यहाँ पर पुट कर दोगे, तो वही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। फाइन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था, और ऐसे करके बनेगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं, इसे सॉल्व करना तो आता है, तो बच्चा का काम है, इसे सॉल्व करोगे और लेमडा का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, और फिर इस लेमडा को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स ये सब का कोऑर्डिनेट को सबको सेम जो है वो उससे जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जो प्लेन बनेगा वही प्लेन का इक्वेशन होगा। तो ऐसे करके बनाना था। तो अब देखो हम ये वाला भी क्वेश्चन बना चुके हैं, और अब आते हैं 4 पे। डू द पॉइंट्स इतना 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 एंड इतना लाई द सेम प्लेन। मतलब इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखो आपको क्या क्या करना है, इसका भी एक दो को मेथड बता देते हैं। कि मान लो आपको कोई एगो प्लेन है, उसमें पॉइंट दिया हुआ है बहुत सारा। मान लो
मान लो 3 पॉइंट पहले दिया हुआ है, 4 को दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 पॉइंट से आप एक प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो। वो कैसे? देखो मान लो ये P1 प्लेन, ये पॉइंट दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। मान लो एक पॉइंट दे रखा है P2, एक पॉइंट दे रखा है P3, और पूछा है कि हमें इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। तो कैसे बताओगे आप? तो देखो ये लाइन का इक्वेशन आप लिख लोगे और ये लाइन का इक्वेशन आप लिख लोगे। दो लाइन के इक्वेशन से दो लाइन का जब इक्वेशन बनता है तो वो दोनों लाइन के डायरेक्शन को आप जब क्रॉस करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो प्लेन के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए, जो कि नॉर्मल मिल जाएगा, और एक पॉइंट चाहिए जो कि प्लेन के अंदर लाई करे। तो प्लेन के अंदर लाई करने वाला पॉइंट तो बहुत सारा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी एक ले लो, इक्वेशन निकल जाएगा उसका। तो अब देखो इसका हम बनाने के लिए दो मेथड बताते हैं। पहला देखो क्या बताते हैं, क्वेश्चन 4 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला कि हम जानते हैं वी नो डैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 होता है, ये होता है। अगर ये इक्वेशन है, अब कह रहा है कि 4 पॉइंट लाई कर रहा है उसी प्लेन में, जैसे ये प्लेन था, इसमें कह दिया कि 4 पॉइंट कहीं कहीं पे, ये 4 पॉइंट लाई कर रहा है उसी प्लेन में, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए लिखोगे यहाँ पे क्या कि गिवन डैट पॉइंट्स, जितना भी पॉइंट दिया हुआ था, कितना दिया था? 1 दिया हुआ था, 0 -1 कॉमा 2 0 3 कॉमा -2 1 1 एंड 4 2 3 लाई इन द सेम लाइन या सेम प्लेन। तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये पेज ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको यहाँ पे रखो ताकि चीज़ें को देखने में आसानी हो। तो क्या होगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। पहला ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ये 1 था, 1 चला जाएगा, ए और बी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और सी में चला जाएगा तो माइनस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये बन गया, ये इक्वेशन 1। फिर जब पॉइंट ये वाला सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, तो कितना बन जाएगा इसका, अब की बार ए 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस बी में कितना हो जाएगा, 2b प्लस 3c प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गया 2। उसी तरह से अब तीसरा सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, तीसरा जब सेटिस्फाई करेगा तो माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c प्लस ऑफ d इक्वल्स टू 0। ये देखो ये 3 इक्वेशन बन गया। अब 3 इक्वेशन से आप क्या करोगे कि ए बी सी का वैल्यू निकाल लोगे और ए बी सी का वैल्यू पुट कर दोगे इसमें। अब पुट करने के बाद फिर चौथा जो पॉइंट हमारा बच गया, क्योंकि चारों सेटिस्फाई कर रहा है, तो चारों सेटिस्फाई नहीं कराकर तीनों से हम तीन इक्वेशन जब बन गया तो हम निकाल सकते हैं ए बी सी का वैल्यू। और निकालने के बाद फिर ये 4th पॉइंट को जब फिर से पुट करेंगे इस लाइन में तो वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब लाई कर रहा है, तो आप फिर जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ ये लाई कर रहा है सारे पॉइंट्स इस प्लेन में। तो ऐसे करके आप इसे बना सकते थे। या फिर आपको जो बताएं, अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लगता हो तो ये वाला जो बताए हैं ये भी काफ़ी आसान है, जैसे MC2। ये तो आप समझ गए होंगे कि अब इसको क्या करना है कि ABC सॉल्व करके निकाल के और यहाँ पे पुट कर देना है, और जो 4th पॉइंट है उस पॉइंट को देखना है कि इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर कर रहा है तो हाँ ये प्लेन में लाई कर रहा है। बस यही इसका आंसर था। MC2 देख लो, मेथड 2 क्या था कि मान लो ये पॉइंट हमें दे रखा था,
मान लो एक पॉइंट कितना दे रखा था 1,0 - 1, एक यहाँ पे दे रखा था 0 2 3, एक यहाँ पे दे रखा था कितना -3 1 1, ये दे रखा था। अब देखो कि 4 पॉइंट ऐसे दे रखा है, लेकिन हम 3 ही लिए, एक होगा कहीं पे और मान लो कहीं पे होगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं कि इससे डायरेक्शन इसका निकाल लेते हैं। इससे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इसके डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता है, आप जानते हो कि किसी का डायरेक्शन निकालना है तो दूसरे को पहले से माइनस करना होता है। तो इसमें क्या कर देंगे 0 - 1 0 - 1, फिर क्या हो जाएगा 2 - 0, फिर क्या हो जाएगा -2 - 0 और 3 - 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो निकल गया इसका। अब उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो निकालना इसका, तो इसका भी वही करेंगे। ये 2 था तो इतना माइनस इतना कर देंगे, यानी कि -2 - 1, फिर कितना हो जाएगा 1 - 0 और 1 + 1, ये हो गया। तो यहाँ पर से नाम आप लिख दो, ये नाम लिख दो O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, ये क्या हो गया हमारा OA, ये OA का डायरेक्शन था और ये कितना था OB का डायरेक्शन था। तो OA OB का डायरेक्शन निकाल लिए हम, इसका कितना निकल के आया यहाँ पे लिख लो -1 2 और ये हो गया हमारा 4। इसका डायरेक्शन कितना निकल के आ गया। देखो कहीं कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसे आप सुधार लेना, बाकी अप्रोच आप देखना, अप्रोच बिल्कुल सही है और ऐसे ही बनाना। -3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब देखो कि आप दोनों का डायरेक्शन निकाल लिए हो तो आप जानते होंगे कि ये और ये दोनों, इसका डायरेक्शन, इसका वेक्टर आप तो पढ़े होंगे। वेक्टर मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अगर दोनों का A क्रॉस B करोगे तो आप ये वाला मिल जाएगा आपको, ये इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वही होगा कि अब देखो कि OA क्रॉस OB अगर करते हमें तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक नॉर्मल मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि प्लेन को लिखने के लिए क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, एक तो नॉर्मल चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, उससे हम लिख सकते हैं। तो OA OB निकालने के बाद कितना हो गया, ये I J K, यहाँ पे -1 2 4 -3 1 2। ये देखो अब इसे सॉल्व करोगे, आई कैप जे कैप है, इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद फिर आई कैप जे कैप में आएगा, तो वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा नॉर्मल कहलाएगा। और नॉर्मल अगर मिल गया तो हम जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन जो होता है AX + BY + CZ + D = 0, ये होता है प्लेन का इक्वेशन। अब A B और C आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि इससे जो निकल के आएगा आई जे कैप के टर्म में वही तो हमारा डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ABC आ ही जाएगा। तो बस D बचा निकालने के लिए। तो D निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा पॉइंट है, क्योंकि प्लेन में ये तो सेटिस्फाई करेगा इसमें। तो X Y और Z की जगह पर इसका पॉइंट रख दो कि ये पॉइंट ये कोई भी एक पॉइंट रख सकते हो। ये पॉइंट किसी को भी रखोगे तो D निकल के आ जाएगा, और D निकल के आएगा तो वही हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। और उसमें से जो 4th पॉइंट जो बताए थे कहीं और होगा, वो 4th पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेम प्लेन में लाई कर रहा था। तो ऐसे करके इसे बना सकते हो। वैसे कमेंट करके बताना कि इस पर हम बड़ा सा वीडियो बनाएं, पूरा बता के, मतलब एक एक चीज़ सॉल्व करके। तो वैसे सॉल्व करके बता सकते हैं। वैसे इतना आप लोग समझ गए होंगे। वैसे सॉल्व करके देखना जैसे जैसे हम बता रहे हैं। एक बार में समझ में आए तो 2 बार रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि टाइम का थोड़ा किल्लत है, हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इतना टाइम नहीं देना चाह रहे हैं उस कैलकुलेशन पे। बाकी ये 4th भी आप लोग देखो समझ गए हो। अब अगला देखते हैं, 5वां नंबर क्या दिया हुआ है। देखो पैरामेट्रिक टर्म में दिया हुआ है L1 L2, ठीक है। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1 एंड L2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना। अब देखो वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे ना, कि हम पीछे एक क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं।
फिर से नहीं, उसी के जैसा है, आप समझ जाओगे अच्छे से बिल्कुल ये क्वेश्चन के बाद में कि देखो ये दिया हुआ था हमें पैरामेट्रिक टर्म में कि एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, ठीक, L1 L2 दिया हुआ था और कह रहा है कि फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले तो एक लाइन निकालना है, उससे पैरामेट्रिक निकाल लेंगे आसानी से। तो एक लाइन निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है L1 L2 के। तो एक लाइन ऐसा होगा, मान लो ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब ऊपर होगा। तो इसका हमें इक्वेशन बताना है और इक्वेशन से, वो भी कौन इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन बताना है। तो देखो कोई भी लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, चाहिए एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो बता ही रखा है कि L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि L1 का डायरेक्शन निकालते हैं, पहले L2 का डायरेक्शन निकालते हैं। तो वो निकाल लो। L1 को पहले क्या करना है, सॉल्व करना है पहले। तो इसे सॉल्व कर लो L1 को। तो क्या बन जाएगा, x/4 माइनस यहाँ पे 0 बराबर, सॉल्व करना आपको सिखा चुके हैं तो आप पीछे देख लेना, -2, फिर यहाँ पर से कितना z -2/2 इक्वल्स टू t। ये हम इसको सॉल्व किए हैं। ये L2 हो गया, L2 का कितना हो गया, x -1/1 हो गया बराबर y -1/-1 इक्वल्स टू z+1/4 इक्वल्स टू t। ये देखो दोनों को सॉल्व किए हैं, ये इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखे हैं L2 करके। वैसे किताब में सिर्फ दोनों में t लगा रखा है, लेकिन t दोनों में लगाना सही नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए L1 मतलब T1 T2 रखना चाहिए। तो अब देखो L1 का जो डायरेक्शन है, वो L1 का डायरेक्शन कितना हो गया, 4 2 और 2, ये हो गया डायरेक्शन L1 का। L2 का डायरेक्शन कितना हो गया, 1 -1 और 4, ये हो गया। अब देखो L1 L2 का डायरेक्शन हमें पता है, ठीक, और उससे हमें किसका निकाल लेते हैं, इसका इक्वेशन मतलब इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर है, मतलब L1 क्रॉस L2 होना चाहिए, यानी कि i कैप j कैप k कैप। और ये कितना हो गया, 4 -2 2 1 -1 और 4, ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद फिर देखो